चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में कितना उसका प्रोग्रेस रहा, क्या हम लोगों ने चेंजेस किए जब इकोनॉमी इनहेरिट करी ब्रिटिशर्स से। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे कि ब्रिटिशर्स से जब हम लोगों ने इकोनॉमी इनहेरिटेड करी थी तो एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, ना ही अच्छी थी कंडीशन इंडस्ट्रीज़ की। अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें तो उसकी भी कंडीशन बहुत वर्स थी, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे डेथ रेट हो, चाहे बर्थ रेट हो, सब कुछ बहुत हाई था। लिटरेसी बहुत कम थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1950 से 1990 के बीच में सबसे पहली चॉइस ये थी कि हम लोग कौन सा इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम जो है वो अडोप्ट करें। 3 इकोनॉमीज होती हैं, वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो ओन्ड और मैनेज होते हैं दैट आर डन थ्रू प्राइवेट सेक्टर, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सारे के सारे मेजर डिसीजंस किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं। और थर्ड इकोनॉमी थी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर को एग्जिस्टेंस होती है हमारी प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट की, दोनों के दोनों। दैट इज इंडिया एडॉप्टेड फाइनली। जो इंडिया ने एडॉप्ट किया था वो कौन सा एडॉप्ट किया था, इंडिया ने एडॉप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लान्स बनाए जाया करते थे कि आने वाले 5 साल के लिए हम लोग किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो इंडिया रिजॉर्टेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसके अंदर हम लोग ये देखते थे कि जो हमारी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उन्हें हम बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग 5 ईयर प्लान्स बनाया करते थे। 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन जो हेडेड हुआ करती थी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, उसे एबॉलिश करके कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और वो रिप्लेस हो गया था किससे, नीति आयोग से। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 के अंदर वो इंप्लीमेंट हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि 4 पर्सपेक्टिव प्लान्स हैं जिन पे हमें फोकस करना था। वन वॉज ग्रोथ, जहां पर हम लोग फोकस करते हैं कि जीडीपी बढ़ना चाहिए। जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहली चीज तो वो इंक्रीज हो पाएगी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जीडीपी इंक्रीज करने के लिए कैपिटल स्टॉक कंट्री का बढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरा हम लोगों ने उसके अंदर स्टडी किया था कि या तो सपोर्ट सर्विसेज जो सी हैं वो भी इंक्रीज होनी साथ के साथ क्या है, जरूरी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। जितनी अच्छी फैसिलिटीज ये होंगी कंट्री के अंदर उतना कंट्री ग्रो कर पाएगी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन, जिसे हम लोगों ने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक थी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज से रिलेटेड कि हमें यूज कौन सी करनी चाहिए, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सी है वो यूज करनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। और मॉडर्नाइजेशन का दूसरा एस्पेक्ट हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमें क्या चेंज करने की जरूरत है, हमें सोशल आउटलुक चेंज करने की जरूरत है। वीमेन एम्पावरमेंट की बात करी गई थी उसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, ट्रेड हो, बैंकिंग हो। यह था हमारा दूसरा एस्पेक्ट एंड दैट पर्सपेक्टिव प्लान इज नोन बाय द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ सफिशिएंसी। हम लोग पहले भी देख चुके थे कि डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, साथ में उनका इंटरफेरेंस हमारी कंट्री के अंदर बढ़ जाता है। तो हमारी कोशिश थी तीसरे पर्सपेक्टिव प्लान में, दैट वो सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ही चीजें बना पाए, हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें, चाहे वो एग्रीकल्चरल गुड्स हो और चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो, हम लोग दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहे। यह था हमारा तीसरा। और चौथा फिर हम लोगों ने स्टडी किया था इक्विटी, जो कहा जाता है कि बाकी तीनों पर्सपेक्टिव प्लान्स कोई पर्पस सॉल्व नहीं करते हैं जब तक के साथ में इक्विटी ना हो, यानी कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो हमारा जो गोल है सोशल जस्टिस का वो पूरा नहीं हो पाता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे ये जो 1950 से 1990 के बीच में हम लोगों ने प्लान्स बनाए, कितने ये सक्सेसफुल रहे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या चेंजेस एग्रीकल्चर के अंदर आए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस आए और फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। एनसीईआरटी के अंदर एग्रीकल्चर, ट्रेड और आपका इंडस्ट्री वाला पार्ट एक ही चैप्टर के अंदर दे रखा है और कुछ ऑथर्स ने क्या कर रखा है, उसे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो आप लोग उसमें आज सच कोई कंफ्यूजन्स क्रिएट ना करें, हम लोग सब कुछ ही कवर करके चलेंगे। बात करते हैं 1950 से 1990 के बीच में एग्रीकल्चर को लेकर हमारे प्लान्स कितने सक्सेसफुल हो पाए। सबसे पहले अगर हम लोग रिकॉल करें कि हमारी क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर को लेकर, तो सबसे पहली चीज थी कि एग्रीकल्चर पे हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जोन सी है वो डिपेंडेंट थी।
अगर आप लोग रिलेट कर पाए तो हैंडीक्राफ्ट भी जो खत्म हुआ था तो उसकी वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हुए थे, एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए थे। अराउंड अबाउट 80 to 85% जो उनसे हैं लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे फॉर देयर लाइवलीहुड। और एग्रीकल्चर की खुद की कैसी कंडीशन थी, इट वॉज स्टैग्नेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। फाइन, फीचर्स या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जिसमें सबसे पहली हेडिंग आ जाएगी हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि जब हम लोग क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं इस मोटिव से कि हम लोग उसे जाकर मार्केट में सेल नहीं करेंगे बल्कि अपने खुद के कंजम्पशन के लिए हम लोग चीजों को ग्रो कर रहे हैं, हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, इस आउटलुक को, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या ड्रॉबैक था कि हम लोग कभी इस चीज को ज्यादा रिलेट ही नहीं कर पाए कि एग्रीकल्चर अपने आप में काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट और एग्रीकल्चर में भी उनका फोकस किस चीज पे, सब्सिस्टेंस पे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा लैंड हमारे पास है, इस लैंड पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ फूड ग्रेन्स वगैरह ग्रो कर लेते हैं जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी किसी और पे ना रहे, हमारे घर का खाने पीने की चीजें हमारे को यहीं पर ही अवेलेबल हो जाए। ये भी क्या था, ये भी एक ड्रॉबैक ही था। दूसरी हम जो चीज देखेंगे, इट वॉज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी फार्मिंग के अंदर वो कैसी थी, प्रिमिटिव मेथड्स थे। हार्वेस्टिंग के लिए भी हम लोग बेसिकली क्या करते थे, हम लोग मैनुअल हार्वेस्टिंग किया करते थे, जबकि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, अगर हम लोग इन सब को यूज करें फार्मिंग के अंदर तो क्या होगा, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाया करती थी एग्रीकल्चर के अंदर फूड ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए, वो कैसी थी, वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड थी, वो बहुत ज्यादा पुरानी थी। ये हुआ हमारा दूसरा फीचर या प्रॉब्लम। बुक्स में कई बार फीचर्स अलग समझा रखे हैं, प्रॉब्लम्स अलग समझा रखी है, जितना करवा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ। आप लोग क्या करेंगे, इस पे फोकस करके चलेंगे। The third one, low productivity. डिस्पाइट ऑफ लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन, अगर हम लोग पूरी कंट्री के अंदर देखें तो बहुत सारे एरिया के अंदर हम लोग क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रो किया करते थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन व्हाट वी वर फेसिंग लो प्रोडक्टिविटी। जो इनपुट आउटपुट रेशियो था वो बहुत कम था। जो पर हेक्टर लैंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ करता था वो क्या था, वो बहुत कम था। तो ये हो गया हमारा तीसरा फीचर या तीसरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। परमानेंट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन बहुत कम अवेलेबल थे, ना के बराबर परमानेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन थे। उसकी वजह से क्या हुआ करता था, वल्नरेबिलिटी बहुत हाई थी। वर्ड वल्नरेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं या हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या था, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल वाज हाई। अच्छी बारिश हो गई तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छा हो गया, क्रॉप्स अच्छे ग्रो हो गए, और अगर बारिश नहीं हुई तो उस बार का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो सा है वो बहुत कम हो जाया करता था। यानी कि डिपेंडेंसी जो सी थी वो रेनफॉल पे मैक्सिमम थी, क्योंकि अगर पानी ही नहीं है तो फसल नहीं होगी। परमानेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन ना के बराबर थे। ये वो हमारा नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। जो टीलर ऑफ सॉइल थे, जो इन एक्चुअल वर्क किया करते थे लैंड पे, वो कोई और लोग थे और लैंड बिलोंग किसी और को किया करती थी। जब बात आया करती थी कि हमें इनपुट परचेज करना है, हमें कुछ क्रॉप्स के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, कोई भी चीज चाहिए, तो जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो कभी भी कॉस्ट शेयर नहीं किया करते थे। इनपुट कौन अरेंज कर रहा है, टेनेंट या टिलर ऑफ द सॉइल, जो इन एक्चुअल उस सॉइल पे काम कर रहा है। जब क्रॉप्स प्रोड्यूस हो गए, जब आउटपुट प्रोड्यूस हो गया तो नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट लगाई है टेनेंट ने, आउटपुट शुड बिलोंग टू हुम, आउटपुट शुड बिलोंग टू टेनेंट। लेकिन था क्या, जस्ट इसके अपोजिट। जो आउटपुट था उसका मैक्सिमम हिस्सा कौन ले जाया करता था, उसका मैक्सिमम हिस्सा ले जाया करते थे लैंडलॉर्ड, और सिर्फ सर्वाइवल के लिए कुछ फूड ग्रेन्स, कुछ क्रॉप्स किसे दे दी जाया करते थे, टेनेंट्स को।
टेनेंट्स के पास कभी इतना पैसा हुआ ही नहीं करता था कि नेक्स्ट ईयर वो आराम से जोन सा है इनपुट्स को परचेज कर पाए। फिर क्या करते थे बेचारे, क्रेडिट लिया करते थे और एक डेट ट्रैप के अंदर फंसे रहा करते थे। तो हमेशा एक कंफ्लिक्ट रहता था किनके बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में, कि जो ऑनर थे वो टीलर ऑफ सॉइल नहीं थे और जो टीलर थे उनके पास अपनी लैंड नहीं थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अगर लैंड थी भी, कोई लैंड का हिस्सा था भी, तो कैसा था, छोटा सा हिस्सा और फ्रेगमेंटेड। ये वर्ड आएगा बार बार जब आप पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पर लैंड अवेलेबल नहीं थी। एक टुकड़ा जमीन का यहां पर है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां पर है। राइट, बोर्ड पे तो लग रहा होगा सर पास पास ही तो है, लेकिन आप ये मानकर चलो कि एक यहां पर है, एक टपरी है, एक नागल है, एक मुजफ्फरनगर है। अब अगर मान लो मुझे मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग यूज करने हैं तो क्या है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो कैसा पड़ता था, वो अनइकोनॉमिक पड़ता था, वो हम लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ता था। अगर मुझे ट्यूबवेल ही लगाना है, लेट्स से इस पीस ऑफ लैंड पे मैंने यहां पर ट्यूबवेल लगा दिया है, तो इस ट्यूबवेल से मैं इस लैंड को तो ठीक है पानी प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पीस ऑफ लैंड जो उससे बहुत किलोमीटर दूर है। तो क्या था, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब अलग अलग जगहों पे बटी हुई लैंड होल्डिंग। उस चीज की वजह से ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज हुआ करती थी फार्मिंग के अंदर, इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। हम लोग मशीन्स लगा ही नहीं सकते थे। मशीन्स अगर लगाएंगे भी तो वो इतना अनइकोनॉमिक पड़ता था कि उसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाया करती थी। द नेक्स्ट वन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। शुरू से बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड के लिए। इवन अगर हम 1990 की बात करें तो भी 65% पॉपुलेशन, बहुत बड़ा प्रपोर्शन होता है वो पॉपुलेशन का, 65% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी इस पे, एग्रीकल्चर पे। क्या एग्रीकल्चर सही में सबको काम प्रोवाइड कर पा रहा था? नहीं। क्या था उसका आउटपुट, क्या रिलेट कर पाते हैं हम उस चीज को, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की जरूरत है अगर उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी काम के अंदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत है 4 लोगों की और उसी फार्म पे, उसी लैंड पे काम कर रहे हैं 10 लोग। जब जरूरत ही 4 की है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अपेरेंटली बाकी 6 लोगों को अगर मैं देखूं तो बाकी 6 लोग क्या हैं, they are disguised unemployed, they are not required over there। उनके आने से कोई प्रोडक्टिविटी एनहेंस नहीं हो रही है, वो प्रोडक्शन के अंदर कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं। जिससे पूछो फैमिली में क्या काम है आप लोगों का, कि जी हमारा फार्मिंग का वर्क है। काम क्या करते हैं फार्मिंग में? कुछ नहीं जी। क्या हुआ जी, हुक्का पकड़ा कर आते हैं दादाजी को, तो किसी यूज में आ रहा है? नहीं। ठीक है, दादाजी को तो मिल रहा होगा रिलैक्सेशन, लेकिन अपेरेंटली अगर हम लोग देखें तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या, उनकी प्रोडक्टिविटी ना के बराबर है। तो these are the different features of agriculture। पहला, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आउटलुक ही नहीं था कि प्रॉफिटेबल एवेन्यू है, इसमें पैसा लगाकर पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे आउटडेटेड, ज्यादातर मैनुअल वर्क हुआ करते थे, मशीन्स वगैरह ना के बराबर। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर लैंड अगर प्रोडक्शन देखें तो बहुत कम। रेनफॉल पर डिपेंडेंसी मैक्सिमम, रेनफॉल अच्छा हुआ तो ओके, नहीं तो अपना जो सा है फसल ही नहीं हुई उस साल, पता लगा, और लगान पे करना है। कंफ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। टेनेंट्स जो से थे वो लैंडलॉर्ड को कितना लगान देंगे, कभी लैंडलॉर्ड्स ने फिक्स ही नहीं किया। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का रिलेशनशिप था। जो जमींदार थे उन्हें लैंडलॉर्ड बोलते हैं यहाँ पर हम लोग। जमींदार जितना चाहे उतना लगान वसूल करे, ब्रिटिशर्स को कितना पे करना है वो फिक्स है। डेट, किस डेट पे आएगा लगान वो फिक्स है, नहीं तो और पेनल्टीज लगा दिया करते थे। इनपुट की कॉस्ट कभी भी जोन सा है वो शेयर करनी नहीं, आउटपुट में हमेशा हिस्सा लैंडलॉर्ड्स का। द नेक्स्ट वन, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जो जमीन थी वो कैसे थे, छोटे छोटे हिस्से, और वो भी क्या, फ्रेगमेंटेड, एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड नहीं थे, दे वर फ्रेगमेंटेड। एक यहां पर हिस्सा है, एक यहां हिस्सा है, एक यहां हिस्सा है, एक यहां हिस्सा है। तो उस चीज की वजह से क्या हुआ, जोन सा है कभी भी ज्यादा मशीन्स वगैरह यूज नहीं की जा सकी। द नेक्स्ट वन, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की जरूरत है एग्रीकल्चर के अंदर, हमेशा उससे ज्यादा लोग जोन से हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि उतने लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो दीज आर व्हाट, दिस इज द टॉपिक लाइक फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर।
अब हम लोग जो करेंगे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हम लोग स्टडी करेंगे कि 1950 से 1990 के बीच में गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप्स लिए और क्या उनका आउटकम रहा। तो सबसे पहली जो इसके अंदर चीज़ रहेगी वो हम लोग स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, जिसे हम लोग ज़्यादातर दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। वन इज लैंड रिफॉर्म्स, ऑथर्स ने अलग तरीके से समझा रखी हैं चीज़ें, जो करवा रहा हूं इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। वन इज लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा हमारा पार्ट आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स यानी कि जो लैंड की ऑनरशिप का पैटर्न था, जो लैंड की ऑनरशिप का पैटर्न था, उस पैटर्न को जो चेंज किया गया उसे हम लोग बोलते हैं दैट कम्स अंडर व्हाट, दैट कम्स अंडर लैंड रिफॉर्म्स। किस पर्पस से किया गया? अगर एक सिंगल वर्ड हम लोग बोले, फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटी, जिससे कि कुछ जस्टिस हो पाए। जिन लोगों के पास लैंड ही नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको कुछ लैंड प्रोवाइड हो जाए। और क्या था उसके पीछे मोटिव अगर हम लोग देखें तो उन्हें एक इंसेंटिव देना, यानी कि अगर मेरी लैंड नहीं है, आई एम अ टीलर, आई एम वर्किंग ऑन समवन एल्स लैंड, तो व्हाट माय लाइक इंटेंशन विल बी कि ठीक है, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लैंड तो किसी और की बिलोंग करती है, अगर कुछ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम भी हुआ तो मुझ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ज्यादा भी हो गया तो मुझे कौन सा कुछ फायदा मिलने वाला है। ये एक सोच बन चुकी थी हमारे यहाँ के टीलर्स की, हमारे यहाँ की फार्मर्स की, जिसे ब्रेक करने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट ने थ्रू व्हाट, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कोशिश करी कि जो ये डिफरेंस बना हुआ है ऑनर और टीलर का, जो बीच में जमींदारी सिस्टम है, जो इंटरमीडिएरीज बीच में है, अगर इन्हें ही हम लोग हटा दें तो उसे हम लोग क्या कर पाएंगे? उससे हम लोग इक्विटी को प्रमोट कर पाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज दे वेंट फॉर। जैसा मैंने बताया कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो बीच में हैं फालतू के मिडिल मैन बोल देते हैं, यानी कि बीच में जो जमींदार थे, जो एक थर्ड पार्टी थी, जो एजेंट्स थे गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, क्या कर दिया गया? उन्हें बीच में से हटा दिया गया। कोशिश ये करी गई कि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाए गवर्नमेंट के, वो खुद से क्या समझ पाए इस चीज को कि हाँ, ये हमारे को लैंड बिलोंग करती है, इस पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो किसे बिलोंग करेगा? वो हमें बिलोंग करेगा, उसे हमें किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि वो मोटिवेट होकर क्या कर पाए? वो मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। और इसका एक इंपैक्ट भी देखा गया कि राउंड अबाउट 200 लाख टेनेंट्स केम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। यानी क्या हुआ कि बीच में से इंटरमीडिएरीज को हटाने से फायदा क्या मिला कि जो टेनेंट्स, जिनका कोई लेना देना नहीं था सरकार के साथ, क्योंकि बीच में क्या आ जाया करते थे? बीच में इंटरमीडिएरीज आ जाया करते थे, और इंटरमीडिएरीज आने की वजह से क्या हुआ? उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ करता था। जब हम लोगों ने इंटरमीडिएरीज को बीच में से हटा दिया तो 200 लाख टेनेंट्स जो से हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ पाए गवर्नमेंट के। दिस वॉज दी one of the reform. The second reform can be divided as land ceiling. Ceiling word का मतलब होता है किसी चीज की एक अपर लिमिट फिक्स कर देना। Ceiling word का मतलब है एक अपर लिमिट फिक्स कर देना। सोसाइटी डिवाइडेड थी हैव और हैव नोट्स पे। किसी के पास इतनी जमीन थी कि वो खेती ही नहीं कर पाया करता था उस पर, और दूसरी तरफ किसी के पास इतना छोटा सा लैंड हुआ करता था कि वो एडिक्वेट ही नहीं था फार्मिंग के लिए। तो क्या उस चीज का आउटपुट निकाला गवर्नमेंट ने? क्या उसका गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाला कि गवर्नमेंट ने एक लॉ एनफोर्स कर दिया लैंड सीलिंग का, एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि जिसके पास भी इतनी लैंड होगी दैट इज ओके, और अगर इससे ज्यादा लैंड है तो क्या होगा? वो गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेगी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 5 बीघे जमीन का उन्होंने क्या कर दिया? एक रूल निकाल दिया कि ठीक है 5 बीघे तक के परमिसिबल है, 5 बीघे से ज्यादा किसी के पास भी जमीन होगी, किसी पर्सन के पास 10 बीघे है, तो बाकी 5 क्या करेगी? गवर्नमेंट ले लेगी। और किसे प्रोवाइड कर देगी? प्रोवाइड कर देगी लैंडलेस फार्मर्स को, जिनके पास लैंड अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द अनदर लॉ दैट वाज एनफोर्स्ड, लैंड सीलिंग। अब हम लोग देखें तो लैंड रिफॉर्म्स में इंटरमीडिएरीज हटा दिए गए, लैंड सीलिंग एनफोर्स कर दिया गया कि मैक्सिमम लैंड की एक लिमिट सेट कर दी गई। तो क्या हम मानकर चले
कि जो भी प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर की वो ख़त्म हो गई और ये क्या सक्सेसफुल रहे बहुत ज़्यादा? तो बात ये आती है कि जो उनसे ये लॉज एनफोर्स किए गए थे, ये कमिटमेंट डिपेंड करता था गवर्नमेंट का खुद का कितना कमिटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स का। इसलिए देखा गया कि वेस्ट बंगाल और केरला ये दो स्टेट्स ऐसे थे जहां पर ये बहुत सक्सेसफुल रहे। वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर ये सक्सेसफुल रहे, बाकी स्टेट्स के अंदर एज सच इनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। क्या हुआ, जो उनसे ये इंटरमीडिएरीज थे, जो जमींदार वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, फार्मर्स को हटा दिया और बताया खुद को क्या कि हम खुद ही कौन है, हम ही फार्मर्स हैं, हम ही टिलर ऑफ द सॉइल हैं। यानी कि जमींदार्स ने, जो इंटरमीडिएरीज थे, दे देमसेल्फ क्लेम्ड एज व्हाट, टिलर ऑफ द सॉइल। दे टोल्ड दैट दिस सॉइल बिलोंग्स टू अस, फाइन, वी आर फार्मर्स, हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, ये लैंड हमें बिलोंग करती है या ये लैंड हमें दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम कौन है, हम तो टिलर है। यानी बीच में से टिलर्स को हटा दिया, खुद को ही टिलर बता दिया। उसके अलावा चैलेंज किया इन्होंने कि भाई जोन से भी आप लॉज लेकर आ रहे हो, ये लॉज जोन से हैं, ये सही नहीं है। और जब भी किसी भी लॉ को आप चैलेंज करोगे, ठीक है, आप उसके लिए स्टे ऑर्डर लेकर आओगे जाकर कोर्ट में से, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम तो उन सब चीज़ों में लगेगा। और जो टाइम लगेगा उस टाइम का फायदा इन्होंने किस चीज़ के अंदर उठाया, उस टाइम का फायदा इन्होंने उठाया लैंड सीलिंग के अंदर। क्या किया इन्होंने कि जो भी अपने रिलेटिव्स थे, जो भी अपने सर्वेंट्स थे, उनके नाम पर जमीन कर दी। तो क्या हुआ, देखा जाए अगर, तो जो ये लैंड रिफॉर्म्स थे ये भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाए। तो ध्यान रखेंगे आज के लिए हम लोग लैंड रिफॉर्म्स में क्या था और कितना वो सक्सेसफुल रह पाए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ और फिर आगे इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।